सर डीडी कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर स्वागत है। सौराष्ट्र और कच्छ की जो चर्चा है वो लगातार जारी है। हम बात कर रहे हैं सौराष्ट्र और कच्छ में मुद्दे क्या होंगे, यहां की राजनीति कौन सी करवट जाएगी, कौन सी करवट बैठेगी, इन सब पर बात कर रहे हैं। क्योंकि अब चुनाव के दिन दूर नहीं है, यहां की जनता भी इंतजार कर रही है, लेकिन जनता के मन में क्या है यह जानना बड़ा जरूरी है। इन सब के बीच हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ जो पैनल है एक एक करके उनका परिचय करवाता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं गोविंद पटेल जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद पटेल जी। और इस चर्चा में मेरे साथ हितेश वोरा जी रहेंगे, कांग्रेस के नेता हैं हितेश वोरा जी, और चुनाव भी लड़ रहे हैं विधानसभा में, जनता के बीच जो है ये गए हैं और इनकी परीक्षा भी है। मेरे साथ सतीश कुमार मेहता हैं, संपादक हैं अब तक मीडिया के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। और इस पैनल में हम जो चर्चा करेंगे, दरअसल हमारा इस पैनल का जो शीर्षक है सौनी आरोग्य, सौनी शिक्षा, सौराष्ट्र कच्छ की कड़ी परीक्षा। और आमतौर पर हम नेताओं के साथ डिबेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां ट्विस्ट लेता हूं। सतीश कुमार मेहता जी से मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि कांग्रेस के पास अपने आरोप है, बीजेपी के पास अपने दावे हैं, लेकिन मैं उससे पहले इन मुद्दों पर आऊं, क्योंकि हम आरोग्य और शिक्षा की बात करते हैं। क्या ये चुनाव में यहां के सौराष्ट्र और कच्छ में क्या ये मुद्दे हैं जो लोगों को छू रहे हैं, जिन पर लोग चुनाव में बात कर रहे हैं? मुद्दा है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है वो मुद्दा जितना होना चाहिए। यहाँ विकास का मुद्दा मेन है। विकास को लोग आज भी, गुजरात की पीपल उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। हेल्थ की बात की जाए तो जिस तरह से लास्ट 15 ईयर्स में जो हुआ है चेंज, वो एक अलग ही हुआ है। जो वो हेल्थ के बारे में पहले की सिचुएशन, आज की सिचुएशन बहुत सी डिफरेंट है। तो ऐसा इतना मुद्दा नहीं है। 15 साल में आप जो कह रहे हैं, 15 साल में जो हेल्थ का पहले जो था, जो मतलब प्रधानमंत्री जो अमृत योजना, ये सब जो जितनी भी स्कीम आई गवर्नमेंट की, वो शायद पहले से ज़्यादा मतलब लोगों को थोड़ा कम हो रही है, उसकी परेशानी कम हो रही है। पहले में थोड़ा ज़्यादा वो इश्यू टच होता था, आज इतना इश्यू इतना टच नहीं हो रहा है। पर्टिकुलरली सौराष्ट्र और गुजरात की बात की जाती है। और शिक्षा का मुद्दा, शिक्षा का ऐसे बोला जाता है कि प्राइवेटाइजेशन हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हिसाब से लोगों को ऐसा लगे कि कॉस्टली हो गया एजुकेशन। लेकिन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, देश भी आगे बढ़ रहा है, तो आज प्राइवेटाइजेशन भी इतना ही जरूरी है। लेकिन कई कई जगह पे उसका अतिरेक हो रहा है, तो वही वजह से जो जिस तरह से फीस की जो स्टैंडर्ड रखनी चाहिए उसमें थोड़ा सा अभी सेटिंग हो रहा है, वो सेट नहीं हो रहा है। वो वजह से एक लोगों के माइंड में एक ऐसा आ रहा है कि शिक्षा को थोड़ा, ये जो फाइनेंशियली जो बर्डन ज्यादा आ रहा है उसको थोड़ा कम होना चाहिए, उसको थोड़ा कम होना चाहिए। तो हितेश वोरा जी, हेल्थ के सेक्टर में 15 सालों में काफी बदलाव हुआ है, ये जो है हमारे मेहमान कह रहे हैं, और साथ साथ सतीश जी, और साथ साथ वो कह रहे हैं कि लोगों की परेशानियां भी कम हुई हैं। और हम यहाँ पर राजकोट में बैठे हैं, तो राजकोट में तो पहला एम्स भी जो है, यहाँ पर राजकोट एक गांव में एम्स बन रहा है। तो क्या आपको लगता है ये सब डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी जा रही है और वहां पर आपको मुश्किल आ रही है? जी, कुछ भी मुश्किल या कांग्रेस के लिए नहीं है। ये हेल्थ की बात है, तो जब कांग्रेस की सरकार इधर थी, तब से जो हॉस्पिटल बनी हुई है, आज दिन तक भाजपा वाला ने उसको रिनोवेशन भी नहीं किया है। आपने एम्स की बात की, तो अभी आप जाइए एम्स में, तो क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, क्या क्या नहीं है, वो पहले देखना पड़ेगा। भाजपा वाले तो ये सबका शुभारंभ कर देते हैं, बाद में क्या फैसिलिटी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सोचते नहीं है, पूरा एडवर्टाइज ही करते हैं। आप कह रहे हैं कि वहां पर एम्स में कोई सुविधाएं नहीं है। आप मेरे साथ चलिए। हाँ, क्या क्या अभी सुविधाएं स्टार्ट कर दी है। हाँ, क्यों स्टार्ट कर दी है? जब चुनाव आता है तो एयरपोर्ट का बोलते थे कि हम स्टार्ट करने के लिए जा रहा है एम्स को। ये सब मानस के मगज पर ये सब मुद्दा लेकर जा रहे हैं कि बीजेपी ही करता है, बीजेपी, मगर वो कुछ भी नहीं करता। गोविंद पटेल जी कह रहे हैं आप कुछ करते नहीं है, उद्घाटन कर देते हैं, चुनाव आते हैं तो, लेकिन लोगों को कुछ मिलता नहीं है सुविधाएं। बिल्कुल गलत बात है। मेरी जहाँ तक जानकारी है, वहाँ तक राजकोट में हमने पहले यहाँ से पेशेंट गुजरात अहमदाबाद में जाते थे, जब कैंसर के पेशेंट थे। हमने कैंसर की हॉस्पिटल बनाई 82 करोड़ की। वैसी तरह आयुर्वेदिक हॉस्पिटल
जो एक किराए के मकान में थी, उसको हमने बदल के यूनिवर्सिटी रोड पे बड़ा मकान बनवाया, वहाँ से पंचकर्म भी होते हैं। उसी तरह प्रधानमंत्री की 90 करोड़ की ग्रांट से राजकोट में सिविल हॉस्पिटल की 5 सेक्टर्स की हॉस्पिटल बन चुकी है, कार्यान्वित है, और कोरोना के काल में वो पूरे कोरोना की ट्रीटमेंट वहीं होती थी। वैसी तरह हमारे पद्म कुमार हॉस्पिटल है, वहीं भी हमने 4 माल की नई हॉस्पिटल बनवाई। उसी तरह एक भी दवाइयाँ उसमें कम नहीं होती, जो भी चाहते हैं पेशेंट वही दवा वैसे मिल जाती है, मुफ्त में मिलती है। तो वो तो कह रहे हैं कि एम्स में भी सुविधाएं नहीं है, शुरू कर दिया। एम्स सबसे प्राइमरी स्टेज पे है, जब जब वो स्टेज आगे बढ़ता जाएगा तो एम्स में भी पूरे तरफ से और सब हो जाएगी। तो हितेश जी, आपके पास आरोप है, इनके पास अपने जो है दावे हैं, क्या सच है? आपने 2 साल पहले देखा, बड़ा कोरोना का महामारी चल रहा था। बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमारे पेज प्रमुख तक सिस्टम सुसज्ज है, तो लोग पूछते हैं कि आपके सत्ता के लिए इतनी सिस्टम बनाते हो, तो हमारे आरोग्य और शिक्षण के लिए आपने क्यों सुसज्ज सिस्टम नहीं बनाई है? काफ़ी लोग मारे गए, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन नहीं मिलता था, बेड नहीं मिलता था, तब बीजेपी वाला कहाँ गए थे? वो बोलते हैं कि हमारा विकास है, विकास है। विकास है बीजेपी का, गुजरात का नहीं, गुजरात का मतदार का नहीं। गुजरात का विकास नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, ओके। गोविंद पटेल जी। जी, वो जो बोल रहा है, तो 28 साल से बीजेपी को जनता सत्ता में बैठा दी है। अगर हमने काम नहीं किया तो फिर क्यों बैठा दिया? हम वैसा ही कोई आर्टिस्ट तो नहीं है जो देख के लोग वोट देते हैं। हमारे काम की वजह से वोट देते हैं, काम की वजह से फिर भी हमको वोट देंगे। ये इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा हम आर्टिस्ट तो नहीं है, कलाकार तो नहीं है कि हम जाकर पब्लिक को कह दे और पब्लिक हमें वोट दे दे। तो अगर 27 साल से, और दूसरी तरफ सिर्फ विधानसभा की बात नहीं है, लोकसभा के चुनाव होते हैं, बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाता है। कांग्रेस 26 में से 1 सीट पे नहीं जीतती। अगर वास्तव में गुजरात में कुछ नहीं हुआ होता तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी जो है बीजेपी को बार बार जो मिलती है, वो क्यों मिलती? गुजरात की जनता इतनी भी बोली नहीं है ना। नहीं, वो सही बात है। हाँ। कि जो बीजेपी के जो नेटवर्किंग और जो प्लानिंग है, वो तो आज सब लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसकी मतलब ग्राउंड लेवल पे, पेज लेवल, इवन एवरी 50 वोटर थे, मतलब इन लोगों ने इस तरह से प्लान करके रखा है। हाँ। तो वजह से नेटवर्किंग उसका अच्छा है, और पब्लिक ने मोदी को देख के वोट दिया है लोकसभा में। वो तो सही बात है कि वही से 26 to 26 बीजेपी को आई। हाँ। वही एक में रीजन है कि वो मोदी का करिश्मा बोला जाए तो करिश्मा भी चल रहा है। हाँ। वो चला था मोदी का, पर सवाल है कि मोदी का करिश्मा क्यों चल रहा है? क्योंकि मोदी गुजरात मॉडल की बात करते हैं, वो देश के लिए गुजरात कहते हैं कि देश पे, लेकिन कांग्रेस कहती है गुजरात मॉडल कुछ है ही नहीं। तो सवाल है कि मोदी के करिश्मे में ऐसा क्या है कि गुजराती जो है बार बार उनके पीछे खड़े हो जाते हैं? एक बात तो सही है कि मोदी जी ने जो ग्लोबली जो वर्क किया और जिस तरह से वैश्विक हिसाब से जो अपनी इंडिया की जो पहचान अलग बनी है, वो हर आदमी पहचानते कि क्या अपनी पोजीशन हुई है। अच्छा, इकोनॉमिकली अपन देखा जाए तो जो ये जो पीरियड आया, कोविड का जो पीरियड आया, उस टाइम पे जो जिस तरह से मैनेज हुआ, वो एक महामारी थी, वो कोई ऐसा नहीं बता सकते किसी के मतलब कंट्रोल की, लेकिन जिस तरह से उसको मैनेज किया, वो एक अपने हिसाब से एक अच्छी उपलब्धि माना जाता है बीजेपी के लिए कि उन लोगों ने बराबर अच्छी तरह से मोदी ने मैनेज किया है। मैनेज किया, मतलब प्लानिंग के हिसाब से अपन देखा जाए तो बीजेपी ज़्यादा ग्रास रूट है और प्लानिंग में ज़्यादा माहिर है। हाँ। वो थोड़ा कांग्रेस में वो वीक चीज चल रही है, जो ग्रास रूट पे उसका होना चाहिए। हाँ। वो इतना नहीं हो रहा है। ग्रास रूट पर नहीं है कांग्रेस उतना जितना होना चाहिए। हितेश बोला ग्रास रूट पर जो है कांग्रेस को जितना होना चाहिए, और अब तो ग्रास रूट छोड़िए, ग्रास रूट की तो आप कह सकते हैं कि आप लोग शायद काम कर रहे होंगे, लेकिन अब तो ऊपर से भी देखने पर कांग्रेस जो है वो कई बार दिखती नहीं। अगर ड्रोन से, आजकल तो ड्रोन से शूटिंग होती है ना, तो ड्रोन से भी अगर गुजरात को देखो तो कांग्रेस यहाँ पे कई बार दिखती नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी टाइम से हमारी सत्ता नहीं है, फिर भी कोई भी समस्या गुजरात में है या देश में है तो कांग्रेस लोगों के बीच में जाकर उसका जो समस्या है वो उजागर कर रही है। हम विपक्ष में है तो हम विपक्ष की पूरी भूमिका के लिए लोगों के साथ है। आप बोलते हो कि कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। 95 से आप देखो कि मोदी का इतना ज़्यादा मैजिक था, फिर भी हमारी सीटें बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उसका मैजिक है, तो हमारी सीटों क्यों बढ़ती गई? और आप लिख लो, आगामी 8 तारीख को ये बीजेपी का
पास हो जाएगा। आप लिख लो, आप दावे से कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि दावे आप- से मैं कह आप रहा कहेंगे हूँ। तो आजकल टीवी होता है, टीवी पे रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि दावे से कह हाँ, रहा मैं हूँ बार-बार कि कह रहा हूँ। बीजेपी का क्योंकि- शासन गुजरात में क्योंकि- पास हो जाएगा। क्योंकि ये एक चलन चल गया है कि नेता लोग चुनाव के दौरान में बड़ी बड़ी बात है, आप कह रहे हैं कि आप लिख के ले लो, आप आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं लिख के ले लो, 5 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की नहीं आएंगी। और बाद में क्या होता है, चुनाव के बाद जब ये सब चीजें आती हैं, सामने आती हैं, तो आप नेता लोग सब हंसी का पात्र बनते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप बहुत सोच समझ के कह रहे हैं जो दावा कर रहे हैं। मैं सोच समझ कर ही ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट 15-20 दिन से मैं घर घर गया हूँ, डोर टू डोर मैंने प्रचार प्रसार किया है। हर दिन 15-20 लोगों को आंखों में से आंसू गिर गए। वो गुस्साई बोलते हैं, उसका संकेत है कि 2022 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। गोविंद पटेल जी, आप भी- इसलिए मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। गोविंद पटेल जी, आप भी कुछ लिख के देना चाहते हैं क्या? उन्होंने तो दे दिया, फिर मैं ये सारी बाइटें जो है चुनाव वाले दिन निकालूंगा जब नतीजा पहले आएगा। एक दूरदर्शन पे एक सीरियल आती थी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जी, वैसा सपने देख रहे हैं। मेरे को लगता है जहाँ का कुछ है ही नहीं, वो बोलते हैं हम सत्ता पे आ जाएंगे। और 1995 से लेके 95 पहले कांग्रेस थी, उसने क्या किया, 95 के बाद भाजपा ने क्या किया 28 साल में, वो दोनों की कंपैरिजन जब देखते हैं लोग, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बार बार सत्ता में बैठा जाए। पहले यहाँ पानी की समस्या थी, पानी टैंकर से देते थे, कहाँ से टैंकर भराए, गटर में से कहाँ से लाते थे, वो पानी देते थे। आज पानी की लाइन 1,25,000 किलोमीटर नहीं गुजरात में डाल के घर घर के पानी पहुंचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। वैसी तरह 115 डैम और चेक डैम में सौनी योजना बना के पानी डाल के वो दिखा दिया कैसे पानी आता है। जब उसने योजना बनाई नरेंद्र भाई ने, तब वो बोलते थे कि ये तो बोगस बात है, ये पानी आता ही नहीं है। आज पानी आ गया, और पानी आ गया तो बोलते हैं यहाँ वाल्व डालो, यहाँ से पानी खोलो तो हमारे यहाँ आए। वही लोग जो बोलते थे पानी नहीं आएगा, वही बोलते हैं यहाँ से नल डालो। वो दोनों की कंपैरिजन करके लोग वोट देते हैं। और इसलिए आपको लगता है बिल्कुल बिल्कुल लगता ठीक है। पर क्योंकि आपने जिक्र कर दिया, आपने जो है सरदार सरोवर योजना का भी जिक्र कर दिया, पानी की बात कर दिया आपने, तो मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूं हितेश जी कि पानी जो है सरदार सरोवर योजना से सौराष्ट्र और कच्छ में पानी, हम जहां राजकोट में बैठे हैं, जहां पानी एक मेजर समस्या होती थी, हर चुनाव में मुद्दा होता था। इस बार चुनाव में मुद्दा ये नहीं है। कच्छ में पानी की कमी जो है हमेशा मुद्दा होता था, इस बार ये मुद्दा नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये सब चीजें ऐसी हुई हैं जो बीजेपी दावा कर रही है उस पर तो वो फिर कहेंगे ना कि भाई हमने ये तो करके दिखाया। मेरे वडील मुरब्बी जिस बैठक का मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वही बैठक का वे विधायक है। अभी मैं वडील को बोलता हूँ मेरे साथ वार्ड नंबर 17 और 18 में चले, पानी की समस्या क्या है मैं उसको दिखाऊं। खेती के सिंचाई की बात तो छोड़ दो, पीने के लिए भी काफ़ी समस्या है। वो बोलते हैं कि हमने सौनी योजना लाए। मेरा सवाल वो है, आप सौनी योजना लाए, जिसमें आप पानी गिराते हैं वो डैम किसने बनाया? वो तो कांग्रेस ने बनाया है, भाजपा ने तो नहीं बनाया ना। सरदार सरोवर भी आपने बनाया? हाँ, तो फिर आपने बनाया सरदार सरोवर? किसने बनाया? मैं कांग्रेस तो नहीं आपसे बनाया। पूछ रहा हूं, कांग्रेस नहीं बनाया। हाँ, नींव रखी, लेकिन उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन तो सरकार बदलती है, बोरा किसने डाला? शायद बॉर्डर पर वर्क होता है, हमारी सरकार है, फिर बीजेपी की आता है, तो आपको तो 56 वो साल कर क्यों- सकते हैं ना। 56 साल क्यों लग गए एक बार डैम बनाने में? 56 साल इसलिए बन गया, इस देश में जब लोकशाही आई, इस देश में सोई भी नहीं बनती थी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने इस देश की धुरा संभाली। खाने के लिए अच्छा गेहूं भी नहीं मिलता था। वो तो आप 47 की नहीं बात नहीं कर रहे हैं सर। नहीं, इसलिए आपने बोला ना कि 56 नहीं तो ईयर क्यों लग गई है? 56 साल में तो हमने नहीं, सर 56 साल में तो हमने 56 साल में हमने कितने सैटेलाइट भेज दिए और आप एक डैम बनाने की बात कर रहे हैं। डैम बनाने में 56 साल लग गए। वही मैं सर आपको बता रहा हाँ। हूँ कि किसी के घर बेटा पैदा होता है
तो उसका मेरिट 20 साल 30 साल के बाद ही होता है, उसका वो टाइम पीरियड तो होता ही ना, सीधे सीधा उसका मेरिट थोड़ा हो सकता है। 56 इसलिए- साल? नहीं, वो मैं आपको बताऊं, आप 56 साल में तो लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है सर। 56 साल 56 साल में आदमी 56 साल जिंदगी जी के निकल लेता है, 56 एक साल बांध नहीं बना देश में। 56 साल आप भाजपा और कांग्रेस को दोनों मिलाकर सिर्फ कांग्रेस के अकाउंट में डाल देते हो कि 56 साल लग गया, दोनों मिलाकर हमारे अकाउंट में आप डाल देते हो, ऐसा नहीं है। इस देश में अच्छा गेहूं भी नहीं मिलता था, इसके लिए और काफी भारत और गुजरात में कांग्रेस ने काम किया है। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये टेलीफोन भी नहीं था, तो राजीव गांधी श्याम पृथ्वी को लिए या ये सब लैपटॉप कंप्यूटर है, वो किसकी देन है? वो कांग्रेस की देन है। जब टेक्नोलॉजी नहीं था फिर भी इतना सिंचाई का डैम बनाया, पीने के लिए डैम बनाया, अस्पताल बनाई, स्कूलों बनाई, सड़कों बनाई, तब इतना देश का रॉयल्टी भी नहीं था। आपने सब बनाया, देश में सब बनाया, लेकिन जनता ने आपको फिर बाहर बैठा दिया। कुछ सही तो कारण होंगे। सही बात है। क्यों बैठाया आपने जनता? इसलिए कि इसमें काफ़ी टाइम तक कोई भी लोग सत्ता में है तो उसका एक इफेक्ट आती है। मैंने इसलिए तो आपको बोला ना कि 27 साल से गुजरात में भाजपा है, तो 2022 में उसका भूतकाल है 8 तारीख को। मैंने उसलिए ही बोला कि एक गुस्सा होता है, वो बार बार बोलते हो कुछ काम नहीं होता है, तो प्रजा गोविंद पटेल सब इन्होंने बनाया, सब इन्होंने, वो तो कह रहे हैं कि सरदार सरोवर योजना भी हमने बनाई, आप लोगों ने, और वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने हर जगह फीता काटने आ जाते हैं आप लोगों को बनाया। डैम 139 डैम केशुभाई पटेल की योजना से गुजरात में बने, जो उनके बोलते हैं वो 139 डैम केशुभाई पटेल, हमारे जो 95 के चीफ मिनिस्टर थे, पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे बब्बाई जसभाई पटेल की गवर्नमेंट में, उसने जो योजना बनाई वो डैम 139 गुजरात में बने। वही डैम की बात कर रहे, उसने जिसकी डैम की नींव डाली वो नर्मदा की, वो तो 52 ईयर्स में हुए। 10 साल तक तो उसने गेट बंद करने की परमिशन भी नहीं दी। क्यों नहीं दी? डैम तो पूरा हो गया था। गेट बंद करने की परमिशन मांगी तो बार बार करते थे, वो नहीं दी। नरेंद्र भाई के आने के बाद वो डोर बंद करने की परमिशन मिली। आज वो पानी सौराष्ट्र में कच्छ के टेपर डैम तक जाता है। कच्छ की टेपर डैम है ना, वही पानी से भरा जाता है। सतीश मेहता जी, ये सब इशू जो है, क्योंकि चुनाव में बार बार उठ रहे हैं, और ये खास करके पानी का मुद्दा, ये है ऐसा इलाका है जहां पर कभी ट्रेन आती थी, ट्रेन से पानी आता था, पानी के लिए यहाँ पर जो है बताते हैं छोटे मोटे झगड़े तो बड़ी मामूली बात थी, रोज हो जाते थे, औरतों को बड़ी दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। तो ये जो पानी की बात है, क्या पानी पर जो दोनों पार्टियों के दावे हैं अपने अपने, वो कह रहे हैं भाई हमने ये बनाया, ये कह रहे हैं हमने बनाया, कैसे आप देखेंगे? ये इलेक्शन की अभी बात की जाए तो इस इलेक्शन में सबसे बड़ा इश्यू है कि कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है जो पब्लिक को टच हुए। अब तक ऐसा लग रहा है कि माहौल नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जो पब्लिक को टच हुए ऐसा कोई होना तो चाहिए ना, तो वही नहीं हो रहा है। वो एक में रीजन है। तो अपन पास्ट की सब जो मुद्दे हैं, पानी है, हेल्थ है, लेकिन वो आज इतनी टच नहीं हो रहा। आज के यूथ को क्या चाहिए वो चीज कोई नहीं देख रहे। तो आज ये एक बड़ी एक समस्या हो गई है कि लोगों को मुद्दे की जो बात होती है तो मुद्दे का बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है। एक बहुत बड़ी इस चुनाव की सबसे बड़ी चैलेंज है। तो मुझे लग रहा है कि यस वैक्यूम देख रहे हैं कि जैसा मुद्दा होना चाहिए इलेक्शन का, तो ऐसा इलेक्शन का मुद्दा ही नहीं है, माहौल ही नहीं बन रहा है। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन है ग्राउंड लेवल पे। माहौल नहीं बन रहा है, बहुत बड़ी चैलेंज है। ऑडियंस अपना इसमें अपनी बात रखना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात है कि वो कह रहे हैं बिल्कुल मुद्दों का वैक्यूम सा एक तरह का है यहाँ पर। मेरा सवाल हितेश वोरा जी से है कि भारत जोड़ो किसको सही मायने में आप समझते हैं? राहुल गांधी जो पैदल चल के सारा भारत भ्रमण कर रहा है, उसका एजेंडा वो है कि मेरे लोग कैसे परेशान हैं, ये परेशानी कैसे दूर हो सकती है। एक ज्ञाति जाति का राजकारण हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। ये भाजपा वाला ने 2 भारत बना दिया है, इसलिए वो पैदल चल के वो समस्या को सुझाव लाने के लिए देख रहे हैं। कश्मीर का आप स्वागत करते हैं 370 हटाए, वो क्यों नहीं? पर कांग्रेस ने तो विरोध किया था इसका। अरे यार, अभी गुजरात कांग्रेस ने तो संसद में भी अभी विरोध अभी किया था। अभी अभी संसद के बाहर भी मेरी बात सुनो। आज जनता ने स्वीकार कर लिया। वही बात है कि गुजरात का चुनाव है,
और बात हम हिंदुस्तान की करते हैं। चुनाव में जो राज्य का चुनाव है उधर क्या समस्या है उसको लेकर ही आगे चलना चाहिए। सर वो बात आप नहीं मैं सर आपको बताता हूँ कि 370 50 साल तक चलेगी क्या वोट लेने के लिए? नहीं अब नहीं 2024 में भी बोलेगा। अरे बाबा सुनिए 370 नहीं मैंने बोला कि अच्छा काम किया है। अरे मेरी बात सुनिए, 370 क्यों आया? वो उन भाई साहब ने 370 क्यों उठाया? क्योंकि आपने कहा राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं। राम मंदिर से हमने कहा विरोध किया। ये मेरा एक ही सवाल है के अंदर आपके मेरा सवाल कहा था नहीं मेरा राम मंदिर का फैसला मत दो सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट मेरा सवाल ये है कि मोरबी की पुल की तो बात करो। बिल्कुल अभी 150 लोग मारे गए, एकदम 150 लोग मारे गए, बिल्कुल उसकी तो बात करो। आपने उठाया उसकी बात होनी चाहिए। यहाँ मोरबी यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है। घड़ी बनाने वाला उद्योगपति को मैं नहीं आ रहा हूँ हितेश जी, मैं मोरबी पे आ रहा हूँ। मोरबी में जो कुछ हुआ वो ये दिखाता है कि दरअसल जो है आप लोगों का गुजरात मॉडल जो है वो कैसे वहां पर जो है डह के गिर गया। जैसे वो आकस्मिक घटना है और एक खानगी पार्टी वो चला रही थी, उसकी जांच भी चल रही है। उसके पहले मैं उसको हितेश भाई को बताना चाहता हूँ कि 95 के पहले राजकोट से अहमदाबाद जब कोई लोग जाते थे तो उसकी बीबी और मम्मी घर पे माता जी के पास दिया जलाती थी और बोलती थी कि मेरे भाई मेरे हस्बैंड वापस सलामत आए, क्योंकि दुर्घटना होती रहती है। हर रोज 24 घंटे में 8 से 10 लोग मारे जाते थे अकस्मात में। और 95 में जब भारतीय जनता पार्टी की केशुभाई पटेल की गवर्नमेंट आई, उसने फोर्ट ट्रैक, वो नेशनल हाईवे था, फोर्ट ट्रैक की बात रखी। केंद्र सरकार ने ना बोल दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन केशुभाई पटेल ने अपने फंड में से, गुजरात के फंड में से फोर्ट ट्रैक बनाया और हजारों लोग जो रास्ते पर मरते थे वो बंद हो गया। फोर्ट ट्रैक आज 6 ट्रैक लोग बन रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्यों 25-35 साल तक वो बैठे थे, क्यों नहीं सुझा कि रास्ता फोर्ट ट्रैक होना चाहिए? आज जो बता रहे हैं कि आकस्मिक के वो घटना घटी वो मोरबी की, तो वो घटना तो रोज घटती थी, 35 साल तक घटती थी, तब कभी सोच भी नहीं आया। ओके, और अब मैं ऑडियंस की तरफ आऊंगा। ऑडियंस के सवाल हो जाए पीछे से। पेंशन प्रथा बंद है तो सांसदों और मिनिस्टरों को पेंशन प्रथा क्यों दी जाती है? पेंशन उन्हें तो देश की सेवा करनी है ना। बड़ा अच्छा मुद्दा है। मैंने जब मेरी टिकट तय हुई तब से मैंने घोषणा कर दी कि जो मेरे को मिलने वाला 1-1.5 लाख रुपया है मैं लेने वाला नहीं हूँ। क्यों? कि लोगों के वोट से मैं एमएलए बनता हूँ, तो मेरा कभी अधिकार नहीं बनता है। मैं पढ़ाई करके डॉक्टर या इंजीनियर बनूं और 1-1.5 लाख मिले तो वही मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार नहीं होता है। इसलिए मैंने पहले ही घोषणा कर दी है कि मैं लेने वाला नहीं हूँ। और जो वो मिलने वाला है 10 नॉन पॉलिटिकल लोगों की कमेटी बनाऊंगा, उसके हर महीने जमा करवा दूंगा और उसमें से आरोग्य और शिक्षण में से वो खर्चा की जाए। चलिए, ये तो आपका इंडिविजुअल फैसला है और अच्छी बात है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो आपका, वो ये कहते हैं कि भाई ये पेंशन जो है क्यों मिलती है नेताओं को, वो ये कह रहे हैं। और ये बार बार अब ये हम देखते हैं मुद्दा उठता है, तो आपने अपनी इंडिविजुअल बात कह दी। जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन वो जो है वो आप यहाँ पर रखने के लिए नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये पेंशन जैसी सुविधाएं नेताओं को जो मिलती हैं वो सब बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए, मैं एग्री हूँ। ओके, तो बंद होनी चाहिए। आप बताइए सर। वो प्रश्नकर्ता जो आदमी है उसको पता नहीं है कि गुजरात में पेंशन है ही नहीं। गुजरात में विधायकों को है ही नहीं, विधायकों को पेंशन है ही नहीं। और कई सालों से पारित भी कर दिया, पारित कर दिया है कि गुजरात में पेंशन लेने वाले नहीं है, तो है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है। ओके, गुजरात में पेंशन नहीं है, चलिए तो अच्छी बात है, लेकिन देश में बाकी सब जगह पे पेंशन। लेकिन क्या आपको लगता है ये सब चीजें जो जनता सवाल उठाती है ये सब आज के दिन में अपने नेशनल कैरेक्टर की बोला जाए, एक बार ऐसा था कि सरदार वल्लभ पटेल, गांधी जी, सौराष्ट्र की बात की तो ढेबर भाई, ऐसे नेता थे जो उसकी कैरेक्टर ऐसी बनी थी कि लोगों को उसको एक सलाम देते थे। आज एक अपनी पॉलिटिकल कोई भी लीडर है, लोग उसको एक डाउट के हिसाब से देख रहे कि क्या ये लोग कौन आ रहे हैं। जो एक वैल्यू जो होनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो कहीं अपन मिस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आज के दिन में। तो आज हर पार्टी को अपने बचाव में लगे और पब्लिक खींच रही है कि यार आप क्या करेंगे, और पैसा पब्लिक भी ऐसा समझ रही है कि आज उससे जितना पैसा मिले पैसा ले लो। तो आज के दिन में पॉलिटिक्स पैसे की होगी, वो एक सही बात है। कितने एक्सपेंसिस हो रहा है, क्यों?
अच्छा, एक लास्ट ईयर 25 दिन वर्क हुआ था, टोटल वर्किंग डेज 25, बराबर। आप एक्सपेंसेस पर विधायक का देखो तो 30 लाख रुपीस हुआ था सिस्टम का सब मिला के। तो ऐसा लग रहा है कि पेड पॉलिटिक्स की तरफ अपने को जाना चाहिए कि मानव सेवा के नाम पे कितना देश के ऊपर ये सब चलेगा। चलिए, पब्लिक के माइंड में ये सब चल रहा है। अब क्योंकि तो एक जो कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर बनने की। जब आप कैरेक्टर की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है नेताओं का भी कैरेक्टर की बात होनी चाहिए, पर ऑडियंस की, पब्लिक की भी होनी चाहिए, वोटर की भी होनी चाहिए। क्योंकि वोटर अगर जो है अपना वोट जो है पहले तो अब नहीं, मुझे नहीं मालूम, गुजरात में देश भर में कई जगह आरोप लगते थे कि आखिरी दिन लोग जो है क्या क्या चीजें देते थे, और प्रधानमंत्री ने मुफ्त की रेवड़ी का भी जिक्र किया कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। दिल्ली के एक नेता यहां पर आके कहते हैं मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त ये देंगे। तो क्या आपको लगता है गुजरात के लोग इसके लिए तैयार हैं? क्या उनको लगता है कि ये जो मुफ्त की जो कल्चर यहां पर जो चर्चा होने लगी है, क्या लगता है कि आप लोगों को ऑडियंस की तरफ से? जी, मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। हम लोग मेहनत करने वाले आदमी हैं, मेहनत करके खाएंगे, जो मिलेंगे उसी से संतुष्ट है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये गुजरात की जनता है जो कहती है मुफ्त में हम कुछ नहीं लेंगे। और मैंने सुना राजकोट में लोग कहते हैं, राजकोट के तमाम व्यापारी उद्योगपति कहते हैं भाई हमें मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, हम लोग तो अपना मेहनत करके चीजें बना लेते हैं, कमा लेते हैं, खड़े कर लेते हैं, इसलिए हमें मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। मेरा एक प्रश्न और हाँ। कांग्रेस के विधायक से है। अभी विधायक हुए नहीं है सर वो? नहीं, जो कैंडिडेट है, हाँ, विधायक कैंडिडेट से है। जो राजकोट में कोरोना काल में काम नहीं हुआ, कोरोना काल में जो काम राजकोट में हुआ है, मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, मेरे को मालूम है राजकोट में क्या काम हुआ। मैं भी एडमिट था HCG में, 1800 रुपया में बीमा था, 2,40,000 बिल नरेंद्र मोदी ने भरा, कांग्रेस ने नहीं भरा है। सर बताइए, अभी कोरोना वाली बात आपने करी, वो कह रहे हैं मैं भी एडमिट था, और लेकिन मैं 12 दिन HCG हॉस्पिटल में एडमिट था। हाँ। और 1800 रुपयों में मैंने इंश्योरेंस लिया था, और 1800 के बदले 2,40,000 का बिल, रेमडेसिविर 10 वायल लगे थे, वो सब हॉस्पिटल ने सप्लाई किया था और मेरा जान बचाया। मेरे साथ जितने भी एडमिट थे सबकी जान बच गई। कोई सिनर्जी में थे, कोई HCG में थे, कोई सिविल में थे, सब जगह प्रॉपर ट्रीटमेंट होती थी। ये गलत बात है कि कोरोना काल में किसी की चूक हुई है। जितना हो सके जितना हुआ है। हितेश जी, भाई ने बात बताई, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। वो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने मेरा सब पेमेंट किया। क्या उसने उसका पर्सनल अकाउंट में से किया कि हमारा टैक्स का पैसा में से उसने इंश्योरेंस लिया था, इसमें से किया? उन्होंने तो इंश्योरेंस लिया। नहीं, वो सरकार तो इंश्योरेंस ही देती है ना। नहीं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने हमारा पेमेंट किया, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो देश का PM है। एक मिनट सर, नहीं, अब मैं बताता हूं, उन्होंने उनका भाव समझिए ना। नहीं, सुनिए, अभी आपने इस डिबेट में कहा कि इस देश में कंप्यूटर हम लाए, इस देश में सरकार हमने बनाई, इस देश में सड़कें। सर वो आपने कौन सा कांग्रेस की पर्सनल जेब से बनाया था? वो भी देश के पैसे से बनाया था ना। हाँ, देश का पैसे, देश का पैसे से ही बनाया। नहीं, बात नरेंद्र मोदी का ये नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी ने पर्सनल दिया, वो कहना ये चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो आरोग्य योजना का इंश्योरेंस, कोई भी सरकार हो, उसके कारण, कोई भी सरकार हो, हमारा टैक्स का पैसा में से ये सब सिस्टम तय करता है, पर्सनल अकाउंट में से कोई भी नहीं करता है। तो इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इसने ऐसा किया। हमने वोट दिया है तो उसको हमारा जो समस्या है, जो काम है, वो उसको ही करना पड़ेगा। ठीक बात है, क्यों नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं 1 मिनट आऊं उससे पहले, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, जिस सरकार को आप वोट देते हो उसका ही जिम्मेदारी है कि वो काम करे। इसमें हितेश भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब कोरोना आया तो उस सरकार ने कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए काम किया, और आपके नेताओं ने कहा कि यह वैक्सीन फर्जी है, आपके नेताओं ने कहा कि यह वैक्सीन जो है नहीं है, विदेशों में भेज दी गई है, इस वैक्सीन से नुकसान हो जाएगा, लोगों का जान चली जाएगी। आज उसी वैक्सीन ने लोगों की जान बचाई है। तो सवाल यह है कि सरकार का काम है वैक्सीन बनाना, पर विपक्ष का यह काम तो नहीं है कि वैक्सीन को बिल्कुल कंडम करे, वैक्सीन के प्रति लोगों के मन में भ्रम पैदा करे। यह विपक्ष का काम नहीं है सर। आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, जब हिंदुस्तान में शीतड़ा का रोग आया, वो सब रसी किसने बनाई? कांग्रेस सरकार ने ही बनाई थी। तब किसका रोग है? जब चिकन पॉक्स। हाँ,
नहीं नहीं, समय समय की बात है सर, अच्छी बात है, लेकिन चिकन पॉक्स मैंने की पहले से वैक्सीन बोला आपने- ना, चिकन मैंने- पॉक्स की वैक्सीन नहीं, आपने बनाई हाँ। तो किसी पार्टी ने ये तो नहीं कहा ये चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं, नहीं, कांग्रेस नहीं, की नहीं, आप मत लगाओ। नहीं, आप लोगों ने तो सीधे सीधे तौर पर कहा कि ये वैक्सीन जो है नहीं, नहीं, लोगों फिर को बलि का बकरा बना फिर रहे हैं, भी- इसका टेस्ट नहीं हुआ। ये रेमडेसिविर की बात है तो फिर नहीं, भी- रेमडेसिविर की बात नहीं कर रहा हूं नहीं, मैं वो- उस कोरोना वैक्सीन की बात कर रहा हाँ, हूं। तो कोरोना भारत ने वैक्सीन- दो वैक्सीन बनाई। कोरोना मैं वैक्सीन उनकी बात कर रहा हूं सर। कोरोना वैक्सीन भाजपा ने बनाई। भाजपा ने नहीं बनाई, देश के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने बनाई। नहीं नहीं भाजपा ने नहीं बनाई। नहीं देश के वैज्ञानिकों ने बनाई। 50 करोड़ सहमत रुपया हूं, सरकार मगर ने भाजपा दिया, सरकार उसके क्या बाद- बोलती है कि हमने मुफ्त ये सबको रसीकरण करवाया, फिर भी बोलता है मुफ्त में कैसे? हमारा टैक्स के पैसे में से ये सब सरकार अरेंजमेंट करती है। आपने भी देखा होगा कि वो बार बार बोलता है कि हमने ये सब मुफ्त में रसीकरण करवाई। मुफ्त में हिंदुस्तान में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मिलता है, वो हमारा टैक्स का ही पैसा होता है। ठीक है जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ साहब बोले टैक्स का पैसे से ये सब करवाया है। आपके ही वड़ा प्रधान थे और उसने बोला था कि ये जो देश का संसाधन है उसके ऊपर एक ही जो धर्म है, एक ही जो संप्रदाय है, वो लोगों का पहला हक है, सबको पता है। अगर ये देश का पैसा था तो वड़ा प्रधान के लेवल पे ऐसा क्यों बोल सकते हैं कि एक जो धर्म है उसका ही सबसे ज़्यादा हक है, तो बाकी वो टैक्स का पैसा हमारा धर्म वाले का नहीं था क्या? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आप कह रहे हैं ना सर, क्योंकि गुजरात के चुनाव हो रहे हैं, यही बयान कांग्रेस के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ने पिछले दिनों दिया है। जो आप मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं, ठीक वही बयान अभी गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष ने दिया। तो सर, देश का पैसा है तो देश के गरीबों का हक होना चाहिए। उसमें धर्म क्यों देखा जा रहा है? उसमें ये क्यों कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक? वो ये कहना चाह रहे हैं। कांग्रेस को फेंक दिया है गुजरात में। देखिए, ये भाव है लोगों का। धर्म और ज्ञाति का राजकारण जुमला बीजेपी चलाती है। जो बात करते हैं हम सबका टैक्स का पैसा है, सबका हक बनता है, वो भी मैं भी समझता हूँ। किसी एक कम्युनिटी का, किसी एक बंदे का नहीं होता है, सबका अधिकार। तो क्या मनमोहन जी का बयान गलत था? नहीं, मनमोहन सिंह ने किस तरह से कैसे सोचकर बयान दिया वो मेरे को पता नहीं। वो बयान तो आपको पता है ना, बयान सवाल वो आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने कहा होना चाहिए, तो आप मनमोहन सिंह जी का बयान गलत ठहरा रहे हैं। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि नहीं होना चाहिए, सबका हक है। फिर मनमोहन सिंह गलत हो गए ना? वो आपके हिसाब से गलत होगा, उसके हिसाब से उसने चलिए उसका समीकरण अलग होगा। गोविंद पटेल जी, कॉमन सिविल कोड का भी वो विरोध कर रहे हैं पूरे देश में। वो कॉमन सिविल कोड जब ला रहे हैं उसका भी विरोध कर रहे हैं। क्या तकलीफ है उसमें? ओके, मैं कॉमन सिविल कोड पे आऊं उससे पहले एक बात, वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वैक्सीन तो देश के लोगों ने अपना टैक्स के पैसे, वो कह रहे हैं आप इसका श्रेय ले रहे हैं, हमने मुफ्त में दे दिया। दुनिया में लोग त्रस्त थे कोरोना से। उस कोरोना ने बचाने वाले पूरे इंडिया में नरेंद्र भाई मोदी की गवर्नमेंट ने जो किया वो पूरे देश को तो बचाया, विश्व को भी यहाँ के रसी भेज के, वो विश्व को भी उसकी रसी भेज के बचाया। पर वो तो पैसा जनता का था, इसलिए जनता के पैसे आप लोगों ने वहां लगा दिए। जनता का पैसा जनता में बांटने चाहिए। हाँ, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। चलिए, जनता के पैसे जनता के में बांटने चाहिए। हाँ, ठीक है, ओके। सवाल यहाँ से, हम यहाँ पे एनजीओ चला रहे हैं, तो 1 महीने पहले एक 4 साल का लड़का आया था और वो सुन नहीं पा रहा था, उसके परिवार के साथ आया था। तो सिविल में हमने उसको लेके गए, क्योंकि उसकी जो परिस्थिति थी वो काफ़ी गरीब लोग थे। तो सिविल में हम उसको लेके गए और 7.5 लाख का जो मशीन है वो कान सुनने का, उसका ऑपरेशन हुआ, फ्री ऑफ में हुआ। और 7.5 लाख रुपए का मशीन है, उसको भी टोटली गवर्नमेंट ने फ्री में दिया है। तो क्या ये विकास नहीं है? ये विकास नहीं है। यही बात जो सतीश मेहता जी ने कही थी, हितेश वोरा जी, वो कह रहे हैं कि काम तो हो रहा है। मतलब ये कह देना कि भाई विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ आरोग्य के क्षेत्र में, ये सिर्फ कह देना थोड़ा सा जो है पॉलिटिकल नारा हो जाता है। और इलेक्शन में पॉलिटिकल नारा तो होता ही है, पॉलिटिकल चीज आती है। और जिस तरह से आपने बताया कि ये जिक्र भी किया था कि ये जो रिजल्ट में जो मुद्दा हुआ, जो मोरबी का जो इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट एक्चुअली अपन बोला जाए तो एक सिस्टम की फेलियर अपन बोला जा सकता है, वो एक्सेप्ट होना चाहिए। उस टाइप का सिस्टम में गवर्नमेंट में भी सोचना चाहिए कि इस टाइप का एक्सीडेंट जो थोड़ा अपन बोल सकते कि मैन मेड है, ऐसा अपन नहीं बोल सकते कि आकस्मिक ही होता है। नहीं, मैं उनके सवाल पर आया जी, उन्होंने जो सवाल को उठाया, वही बात है कि जो अपन डेवलपमेंट की बात होती है। मैं हितेश जी से कह रहा हूँ, हितेश जी से। जी हाँ, शायद
अस्पताल में उसका अच्छा काम हो गया होता। 1-1.5 महीने में पहले ही हम अस्पताल गए थे, सब एसी बंद थे, पानी के कूलर बंद थे, हमने वो कार्यक्रम दिया था। तो फटाफट वो पूरा लोग एक्टिव हो गए और काम करने लगे। काफ़ी सिस्टम खराब है, एक लोग का अच्छा होने से पूरा गुजरात में सब सिस्टम अच्छी है ऐसा नहीं होता है। ओके, ठीक है। आप कह रहे हैं एक आध कुछ चीजें अच्छी हो जाती हैं, उसके कारण पूरा सिस्टम सबका देखना चाहिए। गोविंद जी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए पहले। वो कह रहे हैं कि एक आध कुछ हो जाता है, उसका सारा श्रेय आप लोग ले लेते। वो जो बोलता है एकाध काम देख के लोग हमको वोट नहीं देते। बार बार उसको, जब ये 28 साल से गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो 28 साल से लोग क्यों बार बीजेपी को वोट देते हैं? सर आप बार-बार एक ही काम, आप बार-बार 28 साल बोल रहे हैं। आपने ये भी गिन लिया, अभी 1 साल और आगे का गिन लिया, 27 साल हम लगातार बात कर रहे हैं। 95 से है। तो बार बार क्यों देते हैं वोट? अगर एक ही काम हुआ तो एक काम तो चला जाता है। लोग ही बार बार जो लोग की जरूरियात है, जरूरियात पूरी करने में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट एक्टिव है, वो कर रही है, इसलिए बार बार हम आते हैं। पूछिए सर। हितेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि सारे सवाल आप विपक्ष से ही पूछोगे सर? उनसे इसलिए पूछेंगे सर कि उनकी हर बात जो है, आप झोपड़पट्टी में भी जाएंगे तो उनको आप बोलेंगे कि क्या आपको सारवार मिलती है, तो बोलेंगे हाँ मिलती है। तो क्या उनको सबको मोदी जी पैसा देने तो जाते नहीं है? घर घर आते नहीं, उनको बोलते नहीं। इसलिए हितेश जी से अभी उसने विरोध किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने बचपन में देखा था कि किसी गरीब के वहां एक्सीडेंट होता था या उनको कोई बीमारी आती थी, तो पैसा हम लोग फंड मांगने जाते थे, करोड़पतियों से 5,000 दे दो, 10,000 दे, तब उसका इलाज होता था। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आयुष्मान कार्ड देकर के लोगों की सुविधाएं बढ़ा दी। 5 लाख रुपया मिलता है सर। आप गरीबों के घर जाकर के पूछेंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे कि मोदी जी सदा सलामत रहे, हम लोगों को दिया है। अब इस चीज का भी आप विरोध करते कि सरकार का पैसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह जी जब कहते थे कि पैसा कोई पेड़ से नहीं आता, महंगाई तो बढ़ेगी, उनका ऐसा बयान भी रहता है, तो उस वक्त क्या पब्लिक जो है टैक्स नहीं देती थी क्या? गुजरात के लोग, एक हितेश जी एक बात है, गुजरात के देखिए यहाँ पर जो सवाल आ रहे हैं, मैंने कहा कि भाई सारे सवाल आप ही, गुजरात के लोग मोदी जी के खिलाफ सुनने के मूड में नहीं है। उनको लगता है भाई मोदी जी ने किया तो है, यहाँ पर आप उनको विरोध करोगे, उनको आप शब्द कहोगे, उससे चलेगा नहीं। गुजरात के लोग ये पसंद नहीं करते, लेकिन कांग्रेस शायद इस बात को समझ नहीं पा रही है। हम पूरी तरह से समझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी विचारधारा है, पार्टी नहीं। इसलिए लोग हमको विपक्ष में बिठाते हैं तो विपक्ष की भूमिका में हम काम करते हैं। सर ने बताया कि तब पैसा टैक्स का नहीं आता था। मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, 86 में हमारा सापर वेराड़ो में छोटी सी औद्योगिक वसाहत आई, तब कांग्रेस की सरकार थी। हर दिन 2-3 करोड़ का कांग्रेस सरकार उधर इन्वेस्टमेंट करती थी। जब 25 साल हुआ तब बड़ा कारोबार, बड़ी इंडस्ट्री हो गई, तो अब भाजपा सरकार में बड़ा टैक्स रोज आने लगा। तब इतना बड़ा टैक्स नहीं आ रहा था, इतना बड़ा डेवलप नहीं हो रहा था। ये समय समय का बात होता है। क्या इस चुनाव में क्या हवा है? मैं आप, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हैं जी, प्रैक्टिकली बोली जाए तो इस चुनाव में माहौल बनना बहुत ही मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि वोटिंग थोड़ा कम होगा। दोनों पार्टी और आम आदमी पार्टी भी थोड़ा जोर लगा रही है अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए, लेकिन इस टाइम अर्बन वोटर और यंगस्टर वोटर को खींचना मतदान के लिए वो बहुत ही बड़ी चैलेंज है, क्योंकि टाइम भी कम है अभी और मुद्दा बन नहीं रहा है। पॉलिटिकल जो माहौल बनना चाहिए इस चुनाव में माहौल नहीं दिखाई दे रहा। वो एक बड़ी, सबसे बड़ी एक चैलेंज है। ओके, हितेश जी एक तो तरफ वो कह रहे हैं माहौल नहीं बन रहा, दूसरा आपके वोट बैंक में सेंध लगाने दिल्ली से आ गए हैं लोग। माहौल तो बड़ा अच्छा है, अंडर करंट ज़्यादा है। मुरबी की बात थोड़ा मैं सहमत हूँ, अंडर करंट इतना ज़्यादा है कि बीजेपी घबरा गई। ओके ठीक है, गोविंद पटेल जी, बीजेपी घबरा गई है, अंडर करंट है, बीजेपी घबरा गई है। जो अंडर करंट वाला है, वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ले जाने वाली जो मशीनरी है, वो मशीनरी होनी चाहिए, वो बीजेपी के पास ही है, और बीजेपी वहाँ ले जाएगी और वोट डालेंगे। चलिए, बीजेपी ले जाएगी, वोट डालेगी, लेकिन बीजेपी ले जाए नहीं ले जाए, कांग्रेस ले जाए नहीं ले जाए, आपको जरूर वोट डालना है। और ये नहीं करना कि हाँ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो इसलिए वोट नहीं डालेंगे। वोट डालना बड़ा जरूरी है, नहीं तो फिर 5 साल बाद आप कहोगे कि अरे ये क्या हो गया। तो इसलिए वोट डालने के लिए घर से जरूर निकलिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमानों का एक बार फिर से
जो हौसला अफजाई कर दिया, आप तीनों आए। और रितेश जी आपको शुभकामनाएं, आप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बीच समय निकाल कर आए, शुक्रिया आपका, थैंक यू।